Hello students, I am a lecturer. So in this video we have studied about the supply chain management, its approach and importance. So in one by one slide we have discussed about this chapter. So let's start. First आता है इसमें मीनिंग क्या है सप्लाई चेन अप्रोचेस का और उसकी इम्पोर्टेंस का। जैसे कि हमने इसमें आप देख रहे होंगे कि SCM जो है वो टोटल सिस्टम होता है अप्रोच का, जो मैनेज करता है मेरी सारी की सारी जो भी फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन बिजनेस में चल रहा है, उसमें क्या मटेरियल है, क्या सर्विसेज हैं, फ्रॉम रॉ मटेरियल से लेके जो हम सप्लायर्स तक दे रहे हैं और वो अदर फैक्ट्रीज में जा रहा है या वेयर हाउसेस में जा रहा है जो कि मेरे एंड कस्टमर्स तक पहुंच रहा है, उसके अंदर क्या क्या अप्रोचेज लग रही हैं, उसको बोला जाता है सप्लाई चेन मैनेजमेंट। तो जो सप्लाई चेन का जो स्ट्रक्चर है वो होता है अबाउट सेट करना एक फ्रेमवर्क को और एक बैलेंस को किसके बीच में, बिटवीन द कॉस्ट ऑफ स्टोरिंग एंड जो गुड्स को हम मूव कर रहे हैं सर्विसेज को अपने सप्लायर से लेके और अपने अप्रोचेस तक, जिन भी गुड और सर्विसेज को हम पहुंचा रहे हैं उनका जो है एक स्ट्रक्चर होता है, उनका जो है एक फ्रेमवर्क होता है। तो ये था इसका मीनिंग ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट अप्रोचेस। सो नेक्स्ट आता है इसमें कि अप्रोचेस कौन कौन सी हैं। अब मेरी सप्लाई चेन की जो मेन चैप्टर है वो ये वाला है कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट की अप्रोच। फर्स्ट आती है फ्लो थ्रू सप्लाई चेन, जिसमें फर्स्ट पॉइंट आता है इसमें इंफॉर्मेशन। इसमें क्या है कि एक सक्सेसफुल सप्लाई चेन के लिए जो कांस्टेंट इंटरेक्शन होता है, मतलब कि सप्लायर्स और कस्टमर्स के बीच में जो इंटरेक्शन होता है वो बहुत ही ज़रूरी होता है। किस लिए, मेरी सप्लाई चेन मैनेजमेंट को सक्सेसफुल बनाने के लिए। तो उनके बीच में जितने भी इंफॉर्मेशन का फ्लो हो रहा है वो एक्यूरेट होना चाहिए, पूरा का पूरा एक्यूरेसी होनी चाहिए और वो अप्रोप्रिएटनेस में होनी चाहिए इंफॉर्मेशन, ताकि सप्लाई चेन मैनेजमेंट को हम सक्सेसफुली जो है इम्प्लीमेंट कर सकें विदाउट एनी डिस्टर्बेंस के। तो सेकेंड आता है इसमें फाइनेंस। फाइनेंस के अंदर क्या है, उसको हम मनी भी बोल देते हैं, फाइनेंस को आप कुछ भी बोल सकती हैं, कि हर एक गुड की अपनी वैल्यू होती है उसके मनी टर्म्स में। तो जो मैन्युफैक्चर होता है वो एक्सचेंज करता है अपने फंड्स को और उसके बदले जो है वो रॉ मटेरियल परचेज कर लेता है। तो जो फ्लो फाइनेंस का है क्लाइंट से लेके उसके प्रोस्पेक्टिव प्रोड्यूसर तक, वो जो है पूरा एक्यूरेट वे में होना चाहिए, जिससे जो मेरी प्रोड्यूसर की साइड है क्लाइंट्स की वो एक डेबिट नोट में जो है कन्वर्ट हो जाती है, मतलब कि वो उधार में भी हमसे ले लेते हैं। तो इसलिए जो फाइनेंस का यूज़ है वो पूरा अप्रोप्रिएटनेस मैनर में होना चाहिए। फिर आता है इसमें मटेरियल। इसमें क्या आएगा कि जो फ्लो है मटेरियल का, मतलब कि जो फिज़िकल प्रोडक्ट है मेरा उसका फ्लो सप्लायर से लेके कस्टमर्स तक वो एक एक्यूरेट होना चाहिए। अगर मेरे प्रोडक्ट में कोई भी डैमेज हो सकता है तो कस्टमर्स के पास जो है वो एक मौका होना चाहिए कि वो मेरे प्रोडक्ट को जो है दोबारा से मुझे रिटर्न कर सकते हैं, जिसके बदले में उनको रिटर्न करके नया प्रोडक्ट जो है वो प्रोवाइड कर कर दे सकूं। और जो ये फ़्लो होता है वो यूनिडायरेक्शनल भी होता है और एक वन डायरेक्शन में भी होता है। वो केवल सप्लायर्स और कस्टमर्स के बीच होता है, लेकिन जब कस्टमर जो है रिटर्न कर देते हैं मेरे प्रोडक्ट को तो उनका जो फ़्लो है वो अदर डायरेक्शन में चला जाता है। तो ये था इसका फर्स्ट अप्रोच, फ्लो थ्रू सप्लाई चेन। सेकेंड आती है इसमें डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग का फर्स्ट पॉइंट आता है मटेरियल, कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कॉन्स्टेंटली क्या फेस करती है, डिफरेंट डिसीज़न को, जहाँ पर उनके पास काफ़ी सारे अल्टरनेटिव्स होते हैं किसी चीज़ के लेके, तो उनमें उनको जो है एक बेस्ट अल्टरनेटिव को चूज़ करना पड़ता है, ताकि वो जो है डिसीजंस को बार बार अपने चेंज ना करे और वो डिफ़िकल्टीज़ जो हैं वो कॉन्स्टेंटली फेस ना करें। तो ये जो है हर एक स्टेप पर, हर एक लेवल पर कंपनी के होता ही होता है कि उनको काफ़ी सारे ऑप्शंस के बीच में से एक बेस्ट अल्टरनेटिव को चूज़ करना पड़ता है और एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन लेना पड़ता है मटेरियल के रिगार्डिंग। फिर सेकेंड आता है इसमें प्रोसेस, कि जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट है उसको डिफ़ाइन किया जाता है एक सिस्टमेटिक फ्लो ऑफ मटेरियल
में भी डिफाइन किया जाता है, या फिर गुड्स या जितनी भी रिलेटेड इंफॉर्मेशन है सप्लायर से रिलेटेड, कंपनी से रिलेटेड, कस्टमर से रिलेटेड, वो सब जो है एक सिस्टमेटिक प्रोसेस में होनी चाहिए। इसमें जो है दो स्ट्रेटेजीज आती हैं मेरी, पुश और पुल स्ट्रेटेजी आती है, जो इसका सेकंड वाला पॉइंट है। तो पुल प्रोसेस में क्या होता है, जो ऑर्डर है वो इम्प्लीमेंट किया जाता है किसके अकॉर्डिंग, कस्टमर्स की डिमांड के अकॉर्डिंग। लेकिन पुश प्रोसेस में क्या होता है, जो ऑर्डर है वो एग्जीक्यूट किया जाता है कस्टमर्स के ऑर्डर के अकॉर्डिंग, कि कस्टमर्स कितना ऑर्डर हमसे कर रहे हैं और पुल में कस्टमर्स की कितनी डिमांड है उस चीज़ को लेके, उनके अकॉर्डिंग जो है प्रोसेस जो है वो एक सिस्टमैटिक मैनर में किया जाता है, एक साइक्लिक व्यू में किया जाता है। फिर इसमें जो है थर्ड पॉइंट आता है इसका लॉजिस्टिक। लॉजिस्टिक के अंदर क्या आएगा अब इसमें, कि इसमें उसके काफ़ी सारे पॉइंट्स आ जाएंगे कि हमें कैसे और क्या करना है। इसके अंदर क्या आएगा अब, कि जो डिसीजन है एक सपोर्ट सिस्टम का वो किस पर बेस होता है, मेरी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ऊपर, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है मेरा किसी भी फील्ड के लॉजिस्टिक में डिसीजन लेने का। तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट जो है वो लॉजिक्स के ऊपर डिपेंड करती है, एक कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंड करती है। जो लॉजिस्टिक की ऑपरेशंस होती हैं वो एक सिग्निफिकेंट सोर्स होता है डाटा का, जिनका एक सिस्टम होता है। तो इसमें क्या, जो टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट होने की वजह से, जो कम्युनिकेशन की टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट होने की वजह से हमें जो डिसीजंस हैं वो एक्यूरेट लेने पड़ते हैं और अपने रियल टाइम में लेने पड़ते हैं। जो रियल टाइम में हम डिसीजंस लेते हैं वो हमारी हेल्प करते हैं कि अनसर्टेनिटीज़ ना आए हमारे डिसीजन मेकिंग में। तो उसको बोला गया है इसमें लॉजिस्टिक। थर्ड अप्रोच आती है इसकी टूल्स। टूल्स में फर्स्ट पॉइंट आता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कि इसमें क्या है कि विद द एडवांसमेंट इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट आने की वजह से तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट का क्या एम होता है कि वो डेवलप करे एक इफ़ेक्टिव इंफ्रास्ट्रक्चर जो लिंक होता है मेरी टेक्नोलॉजी और पीपल के साथ। तो रैपिड डेवलपमेंट होने की वजह से आईटी में एक फिसाइबल आ जाता है, फिसाइबल हमें क्रिएट करना पड़ता है जो हमारे लिए ईजी नहीं होता, ड्यू टू किसकी वजह से, टेक्नोलॉजी में इनोवेशंस आने की वजह से रैपिड जो है डेवलपमेंट होती रहती है। उससे जो मेरी एससीएम है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट है, वो थोड़ी डिस्टर्ब हो जाती है। और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो इफ़ेक्ट है वो मेरी प्लानिंग के ऊपर भी डलता है, मेरी मॉनिटरिंग के ऊपर भी डलता है और मेरा इवैल्यूएशन सिस्टम पे भी डलता है सप्लाई चेन का। तो इसलिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट आने की वजह से जो हमारा इसमें मेन एम होता है वो होता है कि हम डेवलप करें एक इफ़ेक्टिव इंफ्रास्ट्रक्चर, ताकि इन फ्यूचर हमारी एससीएम में कोई भी प्रॉब्लम्स ना आए। सेकेंड पॉइंट आता है इसमें ऑपरेशनल एनालिसिस। इसके अंदर क्या है कि जो मेरी करंट परफॉर्मेंस है ऑपरेशनल इन्वेस्टमेंट की, उसको मेजर करते हैं हम, और कि हमारी क्या परफॉर्मेंस चल रही है, किसके अगेंस्ट एक कोस्ट को सेट कर कर जो है हम इस्टेब्लिश करते हैं, अपनी परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं कि हमारी क्या परफॉर्मेंस आ रही है, हमारी परफॉर्मेंस का पैरामीटर क्या है। और ऑपरेशन को व्यू देखा जाता है एक ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस में, जो कन्वर्ट कर देता है उसको हमारे आउटपुट्स में से, जिसकी उसकी वैल्यू जो है वो बढ़ जाती है। तो ये थे इसके अप्रोचेस सप्लाई चेन मैनेजमेंट की। आई होप आपको समझ आए होंगे। नेक्स्ट आता है इसमें कि क्या रोल है मेरा सप्लाई चेन मैनेजमेंट का। फर्स्ट आता है टू इंक्रीज़ कस्टमर सर्विस। जो कस्टमर की सर्विस है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, और वो उसे जो है कंपटीशन को भी फेस कर सकते हैं और अपने सर्वाइवल में भी हेल्प कर सकते हैं। अगर मेरी कस्टमर्स जो हैं वो सेटिस्फाई हैं पूरे के पूरे, तो वो दोबारा से जो है मेरे प्रोडक्ट को परचेज़ करेंगे, जिससे मेरी प्रोडक्ट की जो डिमांड है, जो मेरी सप्लाई चेन है, वो मुझे पता लगेगा कि वो एफिशिएंट वे में हो रही है। सेकेंड पॉइंट आता है इसमें टू डिक्रीज़ प्रोडक्शन कॉस्ट। इसमें क्या है, हमें ज़्यादा प्रॉफिट्स कमाने के लिए हमारे जो कस्टमर की जो सेटिस्फेक्शन है उसको और ज़्यादा मैक्सिमम करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन को वर्क करना पड़ता है अपने
कॉस्ट के कंसेप्ट के ऊपर। तो इसमें सप्लाई चेन मैनेजमेंट जो है वो हेल्प करती है मैनेजर्स की कि वो अपनी प्रोडक्शन की कॉस्ट को जो है वो रिड्यूस कर सकती है, जिससे जो मेरे कस्टमर्स हैं वो ज़्यादा सेटिस्फाई होंगे और वो इंक्रीज़ होंगे। फिर इसमें मेरा थर्ड पॉइंट क्या आता है, टू इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, कि मैं अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को इम्प्रूव करके उसमें और ज़्यादा नए चेंजेस लेके आके अपने कस्टमर्स को फुली सेटिस्फाई कर सकती हूँ, जिससे मेरी सप्लाई चेन मैनेजमेंट जो है वो सक्सेसफुली वर्क करेगी और वो उस प्रोडक्ट को जो है कस्टमर्स तक पहुँचाएगी। अगर कस्टमर्स जो है मेरे प्रोडक्ट से सेटिस्फाई होंगे तो वो दोबारा से मेरे प्रोडक्ट को जो है परचेज़ करेंगे, जिससे मुझे पता लगेगा कि जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट है उसका बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है मेरे प्रोडक्ट को लेके। फोर्थ पॉइंट आता है इसमें, टू इम्प्रूव फाइनेंशियल पोजीशन। इसमें क्या आता है, जो फाइनेंशियल पोजीशन होती है कंपनी की वो किसको डिफाइन करती है, कंपनी की सक्सेस को। तो जब एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सेटिस्फाई हो जाती है अपने कस्टमर्स से, तो कस्टमर्स जो हैं उसी ऑर्गेनाइजेशन में दोबारा आते हैं और उनके प्रोडक्ट को दोबारा परचेज़ करते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि जो मेरी सप्लाई चेन मैनेजमेंट है वो एफिशिएंट है और वो कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल कर रही है। लास्ट पॉइंट आता है इसमें, टू डेवलपमेंट ऑफ बेस्ट मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़। ये यहाँ पर गलत हो गया, यहाँ पर आप बेस्ट कर लीजिएगा, बेस्ट मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़। कि बेस्ट मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ जो हैं वो डेवलप की जाती हैं मेरी सप्लाई चेन मैनेजमेंट में, ताकि जो मेरा प्रोडक्ट है वो कस्टमर्स को जो है अवेलेबल हो जाए। और इफ़ेक्टिव मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ जो है वो मेरे पोटेंशियल कस्टमर्स को भी अपनी तरफ और ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं। सो आई होप आपको रोल जो है सप्लाई चेन का वो समझ आया होगा। नेक्स्ट आता है इसमें कि क्या बेनिफिट्स क्या है मेरे सप्लाई चेन मैनेजमेंट की। फर्स्ट आता है इसमें ग्रेटर एफिशिएंसी, कि जो सप्लाई चेन है वो इनकॉर्पोरेट प्रोडक्ट्स की इनोवेशन करती है, स्ट्रैटेजीज़ में और ज़्यादा इनोवेशंस लेके आती है, जिससे मेरी सप्लाई चेन मैनेजमेंट की जो एफिशिएंसी है वो और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी। और उससे जो है हम डिमांड जो है अपने कस्टमर्स की वो फोरकास्ट भी कर सकते हैं, मतलब उनका फ्यूचर में वो क्या चाहते हैं हमारे प्रोडक्ट को लेके वो हम पता लगा सकते हैं। सेकंड आएगा इसमें क्विकर कस्टमर रिस्पॉन्स एंड फुलफिलमेंट रेट, कि जो सप्लाई चेन है वो हेल्प करती है हमारी कि मैं जल्दी से जो रेट है डिमांड के कस्टमर्स का उनको जो है जल्दी से फुलफिलमेंट कर पाऊँ, ताकि वो राइट क्वांटिटी का पार्ट जो है प्रोडक्शन का वो परचेज़ कर पाए राइट टाइम पर। फिर इसमें थर्ड पॉइंट आता है इम्प्रूव्ड फोरकास्टिंग, कि फोरकास्टिंग जो है एक प्रोसेस होता है जिसमें हम एस्टिमेट लगाते हैं फ्यूचर की डिमांड को लेके, जो किस पर बेस्ड होती है, मेरे पास्ट एक्सपीरियंस पर बेस्ड होती है और मेरी मार्केट रिसर्च के ऊपर जो फोरकास्टिंग है वो बेस्ड होती है। तो मार्केटिंग रिसर्च जो है वो किसके द्वारा डन की जाती है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट के, और वो कॉन्टीन्यूस बेसिस पर चलती है कस्टमर्स के साथ कम्युनिकेट करके। फिर इसमें फोर्थ पॉइंट आता है लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप। जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट है वो हमारी हेल्प करती है बिल्डअप करने में, ताकि मैं कस्टमर्स के साथ अपना लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बना सकूं, ताकि जो मेरी रिक्वायरमेंट्स हैं कस्टमर्स की उनको मैं फुलफिलमेंट कर सकूं और उन्हें लो प्राइस पर जो है अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट जो है वो अवेलेबल करा पाऊँ, जिससे मेरा जो रिलेशन है कस्टमर्स और सप्लायर्स का वो जो है लंबे टाइम तक चल पाएगा। फिफ्थ पॉइंट आता है इसमें हाईली एडवांस टेक्निकल प्रोडक्ट्स। इसमें क्या आता है, एडवांस टेक्नोलॉजी आने की वजह से सप्लाई चेन में जो ऑर्गेनाइजेशन है वो प्रोड्यूस करती है क्वालिटी का प्रोडक्ट और ज़्यादा कस्टमर सर्विसेज जो हैं वो देती हैं लोगों को। सिक्स्थ पॉइंट आता है इसमें मोर रिलायबल इंफॉर्मेशन, कि सप्लाई चेन में ऑर्गेनाइजेशन जो है वो चाहती है कि वो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप रखे लोगों के साथ, कस्टमर्स के साथ, और उनके साथ कमिटमेंट्स करें, ताकि कंपनी जो है वो असेस कर पाए अपनी करंट और उनसे जो है रिलायबल इंफॉर्मेशन ले सके, मतलब उनका कांटेक्ट और उनके साथ जो है वो कोलैबोरेशंस कर सके। फिर इसमें सेवेंथ पॉइंट आता है रिवेन्यू एंड प्रॉफिट, की जो सप्लाई चेन है वो हेल्प करती है हमारी नेटवर्क को बिल्ड करने में, और वो प्रोड्यूस करती है एक फ्लेक्सिबिलिटी कंपनी के साथ, जिसके साथ जो मेरी डिमांड है और जो मेरी सप्लाई की साइकिल है वो मेंटेन रहती है,
तो इसी वजह से कंपनी जो है वो एबल होती है कि वो ज़्यादा प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस कर सके, गुड्स को प्रोड्यूस कर सके लोअर कॉस्ट पर, और वो ज़्यादा प्रॉफिट्स जो है वो कमा सके। 8th पॉइंट आता है इसमें एनहेंस्ड इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशंस। इसमें क्या आता है, जब सप्लाई चेन में के जो पार्टनर्स हैं वो इंश्योर करते हैं कि वो म्यूचुअली सक्सेस के ऊपर बिलीव करते हैं, मतलब कि जो उनका कॉपरेशन है कम्युनिकेशन को लेके, जो उनकी इंटरपर्सनल कम्युनिकेशंस हैं वो बहुत ही ईजी हैं, जिसकी वजह से वो रेगुलर बेसिस पर कम्युनिकेशन करते रहते हैं और अपने प्रोडक्ट को लेकर जो है वो कोलैबोरेशंस करते रहते हैं। ये थे इसके बेनिफिट्स ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट। आई होप आपको समझ आए होंगे। नहीं समझ आए यू विल कमेंट डाउन, मैं आपको दोबारा समझाऊंगी। एक शॉर्ट वीडियो भी कवर करेंगे हम इसकी बेनिफिट्स में, शॉर्ट्स में मैं डाल दूंगी, आपको उससे एक आइडिया मिल जाएगा कि क्या बेनिफिट्स हैं मेरे सप्लाई चेन की। नेक्स्ट आता है कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट में प्रॉब्लम्स क्या आती हैं। इसमें 5 ही प्रॉब्लम्स हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन। इसमें क्या आता है, जब मैं अपने प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करती हूँ तो उसके नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन में, मतलब कि नंबर या फिर सप्लायर्स की लोकेशन के टाइम पर हमें प्रॉब्लम्स हो सकती है। डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर का नंबर क्या है, उसकी लोकेशन क्या है, उस टाइम पर हमें प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती है। या मुझे वेयर हाउसेस, कितने नंबर ऑफ़ वेयर हाउसेस चाहिए, क्या लोकेशन होनी चाहिए वेयर हाउस की, फिर कितने कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट है उस प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, उन कस्टमर्स की लोकेशन क्या है, वो सब जो है मुझे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है अपने SCM में। सेकेंड आता है डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटेजी। इसमें क्या है, जो सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज डिस्ट्रीब्यूशन है हमें उनके बीच में अपनी चॉइस करनी पड़ती है। फिर मुझे कौन सी स्ट्रेटेजी यूज़ करनी है, पुल स्ट्रेटेजी यूज़ करनी है या पुल स्ट्रेटेजी, मैंने अभी बताया ना, पुल स्ट्रेटेजी पुश या फिर पुश स्ट्रेटेजी, इन दोनों में से मुझे कौन सी स्ट्रेटेजी यूज़ करनी है। और जो मेरा डिसीजन है, मतलब मेरी डायरेक्ट शिपिंग के रिगार्डिंग क्या डिसीजन है, उसको मुझे कैसे चूज़ करना है, उस टाइम पर मुझे जो है प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है SCM के अंदर। थर्ड पॉइंट आता है इसमें इंफॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन में क्या आएगा कि मेरे डिमांड सिग्नल्स क्या हैं, मतलब लोग मुझसे क्या चाह रहे हैं, मैं उनसे कैसे कांटेक्ट करूं, कि मैं अपने प्रोडक्ट में किस तरह की इनोवेशंस लेके आऊँ, उस टाइम पर मुझे क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। फिर फॉरकास्टिंग, कि जब तक मैं लोगों को जान ही नहीं पाऊँगी कि मेरे कस्टमर्स हैं कौन, तो मैं फॉरकास्टिंग कैसे कर पाऊँगी फ्यूचर को लेके। फिर आता है इन्वेंट्री या फिर ट्रांसपोर्टेशन, उनको लेके भी जो है एक इन्फॉर्मेशन का जो फ्लो है वो ख़राब हो सकता है, जिसकी वजह से मेरी सप्लाई चेन मैनेजमेंट में प्रॉब्लम्स आती हैं। फोर्थ पॉइंट आता है इसमें इन्वेंट्री मैनेजमेंट, कि क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए इन्वेंट्री की, इन्वेंट्री को रखने के लिए क्या लोकेशन होनी चाहिए, उसमें हमें जो है प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। फिर इसमें लास्ट और फिफ्थ पॉइंट आता है कैश फ्लो, कि जो सोर्सेज हैं फाइनेंस के, कि मुझे कहाँ से कितना पैसा किस तरह से कनेक्ट लेना है, उसके रिगार्डिंग जो डिसीजन है वो भी मेरे लिए एक प्रॉब्लम बन जाता है मेरे सप्लाई चेन मैनेजमेंट में। फिर मुझे अपने फाइनेंस, लोकेशन ऑफ फाइनेंस, की फाइनेंस को कैसे एलोकेट करना है, उसके रिगार्डिंग जो मैं डिसीज़न ले रही हूँ उसमें भी मुझे जो है प्रॉब्लम्स क्रिएट करनी पड़ सकती हैं। ये थी प्रॉब्लम्स, जो मुझे प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं अपनी सप्लाई चेन मैनेजमेंट में। आई होप आपको समझ आया होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू विल कमेंट डाउन, आई विल explain you in another video or in comment section also. Thank you so much. If you like it, then please subscribe my channel, like, comment and share. Thank you so much.